हेलो फ्रेंड्स, दिस साइड अभय। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स। तो इसका चैप्टर फर्स्ट है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो दोस्तों, जो विलेज पालमपुर है ये एक इमेजिनरी विलेज है जो कि आसपास के एरिया से वेल कनेक्टेड है, रोड कंस्ट्रक्टेड है, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। इस गांव के अंदर 450 फैमिलीज़ रहती है, जिसमें से 80 फैमिलीज़ अपर कास्ट की है जिनके पास मेजर लैंड है, यानी कि ज़्यादा ज़मीन है जिनके पास। वहीं पर ही 1/3 शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करती है। ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इसका मतलब गांव का इलेक्ट्रिफिकेशन हो रखा है। अगर दोस्तों इसी में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो 240 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास जो लैंड है वो 2 हेक्टेयर से कम है। वहीं पे 60 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास लैंड 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। ओनली 10 फैमिलीज़ ऐसी है जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा लैंड है। तो दोस्तों, हम बात करते हैं कि विलेज पालमपुर के आसपास कौन से टाउन है, कौन सा विलेज है। तो रायगंज की बात करें, जो कि पालमपुर विलेज से सिर्फ 3 किलोमीटर ही दूर है, वो एक बड़ा गांव है, बिग विलेज है। वहीं पे एक शाहपुर है जो कि एक टाउन है। तो इनकी जैसे कि मैंने बताया, कनेक्टिविटी है जो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रांसपोर्टेशन के साधन है। इस गाँव की खास बात यह है कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है, यानी कि 75% जो लोग हैं यहाँ पे, उनका ऑक्यूपेशन है फार्मिंग करना, यानी एग्रीकल्चर करना। तो दोस्तों, बात करें थोड़ा सा पहले जाके 1960 तक यहाँ पे वेस्ट लैंड होती थी, तो लोगों ने वेस्ट लैंड को कन्वर्ट किया कल्टीवेटेड लैंड में। तो कल्टीवेटेड लैंड में उस वेस्ट लैंड को कन्वर्ट करके यहाँ पे इन्होंने खेती करनी स्टार्ट की। तो 1960 से लेके अब तक उसी लैंड पे खेती कर रहे हैं, कोई उसके अलावा लैंड एक्सपेंशन किया नहीं है एग्रीकल्चर के लिए। वहीं पर यहाँ पे लोग देखा गया है कि जो खेती करते हैं तो मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम को फॉलो करते हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब, मान लो कोई एक फील्ड है, यानी कोई एक खेत है, सेम सीज़न के अंदर, मतलब कि कोई सेम टाइमिंग के अंदर, तो सेम फील्ड के अंदर, उसी फील्ड में, उसी खेत के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं। मान लो सपोज करते हैं कि टमाटो और ओनियन की खेती कर रहे हैं, साथ में मैरीगोल्ड का भी कल्टीवेशन हो रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि हमको पता है, टोमेटो ओनियन में पेस्ट लगने की पॉसिबिलिटी रहती है, वहीं मैरीगोल्ड में उसके एक फीचर्स होते हैं कि वो इन पेस्ट को रिपेल करता है, जिसकी वजह से जो भी फार्मर होगा उसको एक बेनिफिट मिल जाता है कि पेस्टिसाइड्स नहीं खरीदने होंगे। जो पेस्ट मतलब जो वो कीट होते हैं जो फसल को ख़राब कर देते हैं खा के, तो जो फार्मर होता है उसको पेस्टिसाइड नहीं खरीदने पड़ेंगे। वहाँ पे उसके जो पैसे इन्वेस्ट होने थे पेस्टिसाइड्स में, वही पैसे उसके बच जाएंगे। तो जो फार्मर होगा उन पैसों की वो सेविंग भी कर सकता है और हो सकता है किसी और फील्ड में इन्वेस्टमेंट कर दे। वहीं पे दोस्तों, मॉडर्न फार्मिंग सिस्टम को अडोप्ट किया गया है यहाँ पे, जैसे कि HYV, यानी कि हाई यील्ड वैरायटी। हाई यील्ड वैरायटी का मतलब होता है कि एक अच्छी क्वालिटी का सीड, अच्छी क्वालिटी का बीज जो जल्दी ग्रोथ हो जाए, जिसके अंदर न्यूट्रिशन वैल्यू हाई हो, जिसमें डिजीज़ लगने की पॉसिबिलिटी कम से कम हो, तो उसको बोलते हैं HYV। जैसे कि 1960 में, 1970 में ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, तो वहाँ पे हाई यील्ड वैरायटी वाले सीड्स का यूज़ किया गया था। वहीं पे दोस्तों, यहाँ पे ये पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स वही जो कीट वगैरह को मारता है, कीट मतलब जो फसल वगैरह को खा लेते हैं, तो फसल जो पेस्ट होते हैं उससे बचाने के लिए पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है। फर्टिलाइज़र का यूज़ किया जाता है, खाद, ये केमिकल खाद होती है, जिसका कुछ फ़ायदा भी है वहीं कुछ नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि क्रॉप प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। नुकसान ये होता है कि सोयल की जो फर्टिलिटी होती है वो डाउन हो जाती है। सोयल के अंदर जो मौजूद माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, तो वो मर जाते हैं। वहीं दूसरा ड्रॉबैक ये होता है कि अगर ज़्यादा हम इसका यूज़ कर लेते हैं तो एक यूट्रोफिकेशन हो जाता है। एक्सिस अमाउंट में केमिकल का हम यूटिलाइज़ कर देते हैं, फिर वो किसी चैनल के थ्रू कहीं वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, वहाँ पे लेयर बना देता है, तो वहाँ का जो भी मैरीन सिस्टम होता है, एक्वेटिक सिस्टम होता है, तो वो उसको हर्ट कर देता है। तो दोस्तों, इसके अलावा ये लोग इरिगेशन का भी यूज़ करते थे, मशीन का यूज़ करते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशिंग मशीन होगी, इस टाइप की। तो ये सब मॉडर्न इक्विपमेंट होते हैं, मॉडर्न फार्मिंग मेथड होते हैं, जिसका हम एग्रीकल्चर के अंदर यूटिलाइज़ करते हैं, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बेटर होती है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाती है। वहीं दोस्तों, यहाँ सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड की बात की गई है। सस्टेनेबिलिटी ऑफ लैंड वही थोड़ा सा मतलब कि किस तरह से हम उसकी केयर करें, लैंड की किस तरह से हम उसको नर्चर करें। और ये सब कैसे हो पाएगा? जब हम सॉइल की फर्टिलिटी को एज इट इज़ बनाए रखेंगे या फिर उससे बेटर कर पाएंगे। वो कैसे हो पाएगा? वो नेचुरल फार्मिंग के थ्रू हो पाएगा, यानी कि जैसे खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट,
जिससे हम मैन्योर भी बोलते हैं। तो ये सोइल फ्रेंडली होती है, सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करती है। सोइल में फर्टिलिटी रहेगी तो हम एक लॉन्ग टाइम पीरियड तक वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकते हैं। उसके जो सोइल में जो मौजूद है न्यूट्रिएंट्स वो क्रॉप में जाएंगे, उसको फिर जब हम खाएंगे तो उसके वो हमारे अंदर जाएंगे, न्यूट्रिशन मिलेगा हमको, हमारा जो लाइफ स्पैन है वो बेटर होगा, बॉडी बिल्डिंग होगी, हमारे अंदर एक्टिवनेस बनी रहेगी, हम कम बीमार होंगे। तो ये सब बेनिफिट होता है। इसलिए सस्टेनेबिलिटीज़ जो होती है लैंड की वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों वहीं पर ही कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी, ऐसे लोग थे इस गांव के अंदर जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में इंगेज थे। नॉन फार्मिंग एक्टिविटी मतलब अदर देन एग्रीकल्चर। जैसे कि कुछ लेबर थे, कुछ डेयरी थी जहाँ पे मिल्क को सेल किया जाता था, वीविंग एक्टिविटी होती थी, शॉपकीपिंग होती थी, शॉपकीपर होते थे, अपनी दुकान खोल देते थे, वहाँ पे जो भी ज़रूरतमंद की हाउस होल्ड के लिए ज़रूरी सामान होता था वहाँ पे मिल जाता था। पोटर्स होते थे जो पोट्री वगैरह बनाते थे, मिट्टी के बर्तन वगैरह। ट्रांसपोर्ट अच्छा था क्योंकि ये जो पालमपुर विलेज है ये आसपास के विलेज टाउन से बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड है, यानी कि रोड के थ्रू कनेक्टेड है। तो वहाँ पे व्हीकल चलेंगे, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं। तो जब मैं आप या कोई भी एक जगह से दूसरी जगह जाएगा किसी व्हीकल में तो उसको पे करना होगा। तो इस तरीके से लोग ट्रांसपोर्ट की एक्टिविटी में भी इंगेज थे। तो दोस्तों अभी हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आपने एक फैक्ट्री सेटअप करी, वहाँ पे पेन बनेगा, ठीक है, पेन की। तो आपको पेन प्रोड्यूस करने हैं कुछ, तो आपको उसके लिए क्या चाहिए होगा? सबसे पहले तो जब आप वहाँ पे फैक्ट्री लगाओगे तो आपको कुछ ज़मीन चाहिए होगी, तो यानी कि आपको लैंड की रिक्वायरमेंट रहेगी। दूसरी चीज़, जब आप फैक्ट्री लगाओगे तो आपको पैसा चाहिए होगा, कैपिटल चाहिए होगी। अगर आपके पास सेविंग की हुई है आपने तब तो बहुत अच्छा है, अगर सेविंग नहीं की हुई है तो आप किसी के पास जाओगे, उससे लोन लोगे। जब आप लोन लोगे तो ये हो सकता है कि अपने किसी रिश्तेदारों से लोन लो, किसी जान पहचान के बंदे से लोन लो, या कोई जैसे कि कोई साहूकार है उसके पास जाओ, उससे लोन लो। जब आप उससे लोन लोगे, इन लोगों से लोन लोगे, इन अनऑर्गेनाइज सोर्स से लोन लोगे, यानी कि तो आपको पेमेंट बहुत हाई, मतलब कि जो इंटरेस्ट पेमेंट होती है वो आपको हाई देनी होती है यहाँ पे, ठीक है। वो अलग बात है, किसी की अगर गुडविल है तो इंटरेस्ट पेमेंट कम भी हो सकती है। वहीं पर ही दूसरा सोर्स होता है एक ऑर्गेनाइज सोर्स, यानी कि बैंक। आप लोन लेने बैंक में जाओगे, बैंक में जाओगे तो आपको कोई तो सिक्योरिटी देनी होगी उनको। मान लो आपको लोन लेना है तो बैंक वाले बोलेंगे ठीक है हम आपको लोन तो दे देंगे लेकिन हमें कोई सिक्योरिटी चाहिए, कल को आप भाग जाओ या लोन पे ना करो तो हमारा तो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। बैंक ने जो अपने एसेट आपको दिए हैं वो उसका तो कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। इसलिए बैंक क्या करता है, बैंक बोलता है आप कोई सिक्योरिटी लेकर आओ, अपने ज़मीन के कागज़ लेकर आओ या कुछ ऐसा, या कोई ज्वेलरी हो वो गिरवी रख दो। तो इस तरह की जब हम कोई सिक्योरिटी बैंक को देते हैं लोन की एवज में तो उसको कोलेटरल बोलते हैं। अब आप जब बैंक से लेते हैं तो उसमें इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है थोड़ा कम रहती है, अगर मैं कंपेयर करूँ अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, मतलब कि ये मनी लेंडर से। अब दोस्तों आपके पास लैंड है, कैपिटल मिल गई है, चाहे आपकी खुद की हो चाहे वो आपने लोन से ली हो। अब तीसरी बात कर लेते हैं लेबर की। अब आप ये तो है नहीं कि सारा काम खुद ही कर लोगे, अकेला कर लोगे, आपको कुछ लोग तो चाहिए होंगे, कुछ बंदे तो चाहिए होंगे, लेबर तो चाहिए होगी ना। तो जब आपको लेबर चाहिए होगी तो आप उनको वेजेस भी दोगे, क्योंकि वही काम करेंगे, वही पेन के अलग अलग प्रोसेस में काम करेंगे। और जब आप पेन बनाओगे तो आपको रॉ मटेरियल भी चाहिए होगा, जैसे कि एक पेन है, पेन कौन सी बॉडी का है, वो मेटल का है, प्लास्टिक का है। तो दोस्तों प्लास्टिक भी चाहिए होगी, उसमें इंक भी चाहिए होगी, और कुछ पोर्शन उसका मेटल का होता है तो वो भी चाहिए होगा। तो ये आपको रॉ मटेरियल की तरह के लिए चाहिए होंगे। तो ये इन्वेस्टमेंट होती है। तो दोस्तों ये जो भी इनपुट यूनिट होती है, जो भी हमारी जो ये इनपुट यूनिट है, इसको बोलते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और एक होती है फैक्टर कॉस्ट। मान लो ये पेन बन चुका है, फिनिश्ड गुड हो चुका है। जब देखो क्या होता है, जब कोई प्रोडक्ट फिनिश्ड मतलब कि बन चुका होता है उसको बोलते हैं फिनिश्ड गुड। तो उस फिनिश्ड गुड को बनने में जो भी इनपुट यूनिट लगी, उसकी इनपुट यूनिट की जितनी भी कॉस्ट आई तो उसको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। अब दोस्तों मान लो आपका पेन बन के तैयार हो चुका है, फिनिश्ड गुड हो चुका है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप ट्रांसपोर्ट के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो वो रिटेलर के पास जाएगा। रिटेलर से मान लो कि मैं गया या आप गए किसी दुकानदार के पास, तो हमने क्या करा कि पेन खरीदा, तो हम उससे खरीद रहे हैं, तो हम कस्टमर हुए उसके लिए, ठीक है। कस्टमर वो होता है जो सामान खरीदता है, और कंज्यूमर वो होता है जो उस गुड्स का या ऑब्जेक्ट का यूज़ करता है। तो कंज्यूमर भी हो सकता है, लेकिन कंज्यूमर कस्टमर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों
यहाँ नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट पे कैपिटल। कैपिटल ऑलरेडी बताया हुआ है, ऑर्गेनाइज सोर्स है, जैसे कि बैंक हो गया। हम बैंक के पास जाएंगे, अगर हमको लोन लेना होगा, बदले में हमें उनको कुछ सिक्योरिटी देनी होगी, वो हमको कुछ पैसे देंगे, फिर हमें इंस्टॉलमेंट देनी होगी उनको, जिसमें थोड़ा इंटरेस्ट रेट जो होता है वो लो रहता है एज़ कम्पेयर टू मनी लेंडर से। जब हम जाके लेंगे तो मनी लेंडर से जाके ले रहे हैं तो वो अनऑर्गेनाइज सोर्स हो गया, यहाँ पे इंटरेस्ट पेमेंट ज़्यादा देनी होती है। वहीं पर ही अगर बात करें कैपिटल को की, तो 3 टाइप की कैपिटल होती है, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल और एक ह्यूमन कैपिटल। दोस्तों देखो, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, इसको हम फिजिकल कैपिटल भी बोल सकते हैं, ठीक है। फिजिकल कैपिटल के अंदर आ जाती है ये 2, वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल। अगर मैं वर्किंग कैपिटल की बात करूँ तो जैसे कि मान लो मेरे को रॉ मटेरियल लेने हैं, अब वो मेरे को बार बार लेने होंगे, वो डिपेंड करेगा मैं कितने यूनिट का प्रोडक्शन कर रहा हूँ किसी चीज़ का। मान लो कि मैं पेन का यूटिलाइज़ कर रहा हूँ, मुझे पेन बनाने हैं, 100 पेन बनाने हैं, तो मैंने एक बार रॉ मटेरियल ले लिया उतना कि उतने रॉ मटेरियल में मेरे 100 पेन बन सकते हैं। अब मेरे 100 पेन बन चुके हैं, अब मेरे को फिर से रॉ मटेरियल लेना होगा ना, उसके लिए फिर से मेरे को प्लास्टिक, इंक, मेटल, ये सारी चीज़ लेनी होगी, तब जाके आगे का प्रोडक्शन होगा। तो दोस्तों ये बार बार हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, रॉ मटेरियल होता है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट होती है, रिपीटेशन हो रहा है इसमें बार बार, और ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है ये कैपिटल। वहीं दूसरी बात करते हैं फिक्स कैपिटल की। फिक्स कैपिटल के एग्जांपल देख लो, जैसे कि बिल्डिंग हो गई, टूल्स हो गए, मतलब आपने कोई बिल्डिंग खरीद ली है या कोई सामान खरीदा है, कोई टूल्स खरीदे हैं, कोई मशीन खरीदी है, जैसे ट्रैक्टर हो गया या थ्रेशिंग मशीन होगी, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे वन टाइम की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है। वो अलग बात है कि वो धीरे धीरे वो डिग्रेड होती जाएगी, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है बाई करने की। जब आपने एक बार टूल खरीद लिया या मशीन खरीद ली तो वो लॉन्ग टर्म तक चलती है, उसका यूटिलाइज लॉन्ग टर्म तक होता है। आपने ट्रैक्टर खरीदा खेत जोतने के लिए तो कई साल चलेगा, तो ये लॉन्ग टर्म होती है और ये वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है। तो इस तरीके से ये वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल हमारी फिजिकल कैपिटल में आती है। अब दूसरी है एक ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल मतलब एक इंसान है, उस इंसान को प्रोडक्टिव बनाना है, प्रोडक्टिव। तो दोस्तों उसकी हेल्थ का ध्यान रखेंगे, यानी कि हेल्थ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, अच्छा खाना देंगे उसको प्रॉपर, उसका अगर कोई बीमारी हो गई है तो डॉक्टर के पास जाके उसे टाइमली ट्रीटमेंट करवाएंगे, जिससे वो बंदा हेल्थी रहे, उसका बॉडी मास इंडेक्स बेटर हो, नॉर्मल रहे। नॉर्मल रेंज 18 से 23 के बीच में होती है अप्रोक्सीमेटली। वहीं दोस्तों एजुकेशन उसको दें प्रॉपर, हेल्थ मिल गई उस इंसान को, एजुकेशन मिल गई, उसका स्किल डेवलपमेंट करवा दें, उसके पास एक्सपीरियंस आएगा एक अच्छा, फिर वो कहीं जॉब करेगा, वहाँ से पैसे आएंगे, टैक्स देगा, तो इस तरीके से वो इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहा है, इससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। ह्यूमन कैपिटल से कई पैरामीटर का पता लगाया जा सकता है किसी भी कंट्री का, कि उस कंट्री का हेल्थ स्टेटस कैसा है, एजुकेशन लेवल कैसा है, स्किल डेवलपमेंट कैसी है, जीडीपी कैसी है। तो इसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन होता है इनडायरेक्टली वो दोस्तों। और ये जो जीडीपी वीडीपी का कंसेप्ट है ये आगे के लेक्चर में अच्छे से समझाऊंगा। अब हम बात करते हैं लेबर की। तो लेबर भी एक तरह के ये इनपुट यूनिट होती है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में इसका भी पार्टिसिपेट रहता है। तो ये ह्यूमन होते हैं जो अपनी सर्विस देते हैं। ये मान लो कि आपकी पेन की फैक्ट्री है, वहाँ आपने कुछ लेबर रखे हैं, यानी कि ह्यूमन रखे हैं, वो आपको सर्विस दे रहे हैं, पेन बना के दे रहे हैं, आप उनको वेजेस दोगे। लेबर को वेजेस दिए जाते हैं और जो एम्प्लॉय होता है वो उसको सैलरी दी जाती है। जो लेबर के वेजेस होते हैं डिफरेंट सर्विस में डिफरेंट वेजेस होते हैं इनके। जैसे मान लो कि कोई एक इंसान है, वो मनरेगा के अंडर में काम कर रहा है कहीं पे डेवलपमेंट का, कंस्ट्रक्शन का, तो उसको एक दिन में 218-220 रुपये मिल रहे हैं काम करने के। वही एक मज़दूर है, घर में लेकर आगे घर बनाना है, उसको 400 रुपये 450 रुपये दे रहे हैं। वही मान लो आप लेबर लेकर आए हुए हो, वो पेन बना रहा है, तो आप एक दिन की जो उसकी दिहाड़ी है यानी कि वेजेस है वो 300 रुपये दे रहे हो। तो अलग अलग सर्विस दे रहा है वो, और इस वजह से उसको अलग अलग वेजेस मिल रहे हैं। तो ये सर्विस के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो लेबर सर्विस होती है ये सेल और परचेज़ की जाती है एक प्राइस पे, तो उसी को बोलते हैं वेज रेट। लेबर सर्विस जब किसी पर्टिकुलर प्राइस पे सेल या परचेज़ की जाती है उसको बोलते हैं वेज रेट। अब दोस्तों एक ये एग्जांपल देख लेते हैं, फार्मर वाला और ये फील्ड वाला। तो दोस्तों एक फार्मर है, मान लो कि आप ही फार्मर हो, आपका खेत है ये, ठीक है। यहाँ पे ठंड का टाइम है, अक्टूबर नवंबर, वीट लगा रहे हो आप, सीड सोन का पीरियड होता है ये गेहूँ बोने का, ठीक है। और मार्च अप्रैल को हार्वेस्ट कर लोगे, यानी कि ये गेहूँ काट लेते हैं, ठीक है। तो लैंड हो चुकी है आपके पास लैंड है, ठीक है। तो जिनके पास लैंड कम है वो क्या करेंगे, वो तो खुद ही अपने लैंड पे लेबर कर लेंगे, खुद ही खेती वेती कर लेंगे सब कुछ। लेकिन जिनके पास बहुत बड़ी लैंड है, काफ़ी एकड़ में है,
मान लो 50 एकड़ हो गया, 100 एकड़ हो गया, तो उनको तो लेबर को हायर करने की ज़रूरत होगी, लेबर लगाएंगे वो लोग। वहीं दूसरी चीज़ कैपिटल होनी ज़रूरी है। अगर आपके पास खुद की सेविंग है तो ठीक है, नहीं तो आपको लोन लेना पड़ेगा। ऑलरेडी बता चुका हूँ, या तो मनी लेंडर के पास जाओगे या फिर बैंक के पास जाओगे, दोनों में इंटरेस्ट रेट देना होगा, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम। तीसरी चीज़ रॉ मटेरियल भी चाहिए, सीड चाहिए, फर्टिलाइज़र्स चाहिए, पेस्टिसाइड्स चाहिए, वीडिसाइड्स चाहिए, ये सब चीज़ चाहिए। वीडिसाइड्स क्या होता है दोस्तों कि मान लो कि एक खेत है, वहाँ पे एक्स्ट्रा प्लांट उग जाते हैं, जैसे घास वगैरह उग जाती है, तो जो न्यूट्रिशन सोयल से क्रॉप को मिलना चाहिए था उसका कुछ पोर्शन ये वीड्स ले लेते हैं, घास वास या एक्स्ट्रा प्लांट ले लेते हैं, जिनकी वजह से उनको जो फसल को न्यूट्रिशन कम मिलता है, तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो कम होती है जितनी होनी चाहिए थी। तो उनको हटाने के लिए वीडिसाइड्स का यूज़ करते हैं। पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो दोस्तों मार्च अप्रैल आ चुका है, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिए। अब आप हार्वेस्ट करोगे इसको, फिर आप इसको स्टोर करोगे स्टोर हाउस के अंदर। अब जितना आपको या आपकी फैमिली को अनाज की ज़रूरत होगी सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसको आप अलग कर लोगे। अब जो बच गया वो आप मार्केट में जाके बेच दोगे, मार्केट में आप ट्रेडर्स को बेचोगे। जब आप अनाज को, ग्रेन को मार्केट में बेचते हो तो उसको बोलते हैं मार्केट सरप्लस। सरप्लस मतलब जो बच गया है, जो एक्स्ट्रा है, ट्रेडर्स को बेच दोगे। ये ट्रेडर्स क्या करेंगे, इनके नीचे भी बहुत छोटे कई सारे ट्रेडर्स होते हैं, ये उनको बेचेंगे, फिर वो रिटेलर्स को बेच देंगे। रिटेलर्स के पास फिर हम जैसे लोग जाएंगे, खरीदेंगे, फिर इस ग्रेन का यूटिलाइज़ करेंगे, उसको खाएंगे। यानी कि हम इसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, तो हम कंज्यूमर हो गए। तो दोस्तों इस तरह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट होता है ये पूरा, जिसमें जो हमारा ग्रेन है, ज़रूरी नहीं है ग्रेन हो, कोई और भी चीज़, इस तरीके से एक दूसरे के थ्रू, चेन के थ्रू जुड़े होते हैं लोग। इस तरह से चीज़ें हमारे पास पहुंचती है। पहुंचते पहुंचते इनका जो प्राइस होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है। कई बार क्या होता है, बीच में जैसे ट्रेडर्स हो गए, वो चीज़ों को, वो सप्लाई को कुछ वक्त के लिए रोक देते हैं जानबूझ के, जिसकी वजह से जब मार्केट में वो चीज़ की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, सप्लाई कम हो जाएगी, तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी, यानी प्राइस बढ़ जाएगा, महंगाई बढ़ जाएगी, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ जाएगा। तो इस चीज़ का भी इम्पैक्ट पड़ता है प्राइस पे। तो दोस्तों फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कुछ ये इनपुट्स हैं, जैसे कि लैंड। अगर आप किसी की लैंड किराए पे रह रहे हो, लेते हो, तो उसका रेंट देना होगा। अगर आप कैपिटल यूटिलाइज़ कर रहे हो, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको उसका इंटरेस्ट रेट देना होगा। आप लेबर सर्विस ले रहे हो तो आपको उसके लिए वेजेस देने होंगे। आपका इंटरप्रेन्योर कर रहे हो तो वहाँ से प्रॉफिट जनरेट होता है। तो दोस्तों इस चैप्टर में बस इतना ही है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।